जयपुर विश्वकर्मा इलाके में झगड़ा हुआ। झगड़े में 2 लोगों की मौत हो गई। फैक्ट्री में काम करने वाले दोनों मृतक हैं। दोनों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। जयपुर में विश्वकर्मा इलाके में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों एक फैक्ट्री में काम करते थे। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला। इसमें दोनों की मौत हो गई। आपस में लड़ पड़े, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर फैक्ट्री में काम करने वाले 2 लोग आपस में भिड़े और दोनों की मौत। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इस झगड़े की वजह क्या थी। फिलहाल दोनों शवों को पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया है। विष्णु शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, क्या जानकारी झगड़े के बारे में? पुलिस ने कोई प्रतिक्रिया दी? नंबर 17 पर कल देर रात की ये वारदात बताई जा रही है, जहां पर एक ही फैक्ट्री में काम करने वाले 2 मजदूर जो थे वो आपस में उनका झगड़ा हो गया और झगड़े की वजह नशे में भी होना बताया जा रहा है। फिलहाल एक मृतक की शिनाख्त मालीराम के रूप में हुई है और आज सुबह सवेरे लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी, जिसने बताया कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में मौके पर पड़ा है। तो जब पुलिस विश्वकर्मा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो उनकी शिनाख्त करने पर एक व्यक्ति की शिनाख्त मालीराम के रूप में हुई। जब मालूम चला कि दोनों व्यक्ति ही एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। एक व्यक्ति ने मौके पर दम तोड़ दिया, उसका सिर जो है वो पत्थरों से कुचला हुआ था। वहीं पर दूसरा व्यक्ति गंभीर घायल था, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उसने भी दम तोड़ दिया है। तो फिलहाल दोनों व्यक्तियों की आपस में झगड़े में मौत हो चुकी है और विश्वकर्मा थाना पुलिस ने शवों को मुर्दाघर में रखा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जी विष्णु, जैसा कि आपने बताया कि प्रथम दृष्टया जानकारी के मुताबिक दोनों नशे में भी पाए गए थे। फैक्ट्री प्रशासन से बात हुई? क्या फैक्ट्री के मैनेजमेंट के लोगों ने पुलिस को इन दोनों के बारे में कोई जानकारी दी? ये जानकारी मिली कहाँ के रहने वाले थे दोनों? देखिए, अभी घटना की जानकारी सामने आई है, हालांकि इसलिए फैक्ट्री के जो लोग हैं उनसे हमारी बातचीत भी नहीं हो पाई है। लेकिन घटना स्थल जो है वो फैक्ट्री से काफी दूर बताया जा रहा है। दोनों की पहचान मजदूर के रूप में ही बताई जा रही है। हमारी एसएचओ से भी हमारी बातचीत हुई थी। तो फिलहाल अब पूरी पुलिस जो है पूरे मामले की पड़ताल कर रही थी, झगड़े की वजह क्या है। अब झगड़ा भी, चूंकि जो दोनों झगड़ने वाले लोग थे दोनों भी अब उनकी मौत हो चुकी है, तो प्रत्यक्षदर्शी वहां पे अभी तक फिलहाल कोई नजर पुलिस को नहीं आया है। ऐसे में जांच किस दिशा में बढ़ेगी ये देखने लायक होगा। विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बाड़मेर में घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति पर जानलेवा हमला। पति पत्नी के हाथ पैर तोड़कर नकदी और गहने लूट लिए गए। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला किया। घायल दंपत्ति का सांचौर में इलाज चल रहा है। धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के गडरा खींचडान गांव की घटना बताई जा रही है। तो बाड़मेर में बुजुर्ग दंपत्ति थे, उनके घर में घुसकर हमला किया गया। धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के गडरा खींचडान गांव की घटना है। पति पत्नी के हाथ पैर तोड़कर नकदी और गहने लूटने का भी आरोप। बुजुर्गों के हाथ पैर तोड़े गए और बताया जा रहा है कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने यह हमला किया है। घायल दंपत्ति का सांचौर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रदेश में लंपी वायरस संक्रमण का प्रकोप जारी है। राजस्थान में कुल 9,20,000 पशु लंपी से संक्रमित हैं। लंपी से अब तक 40,533 पशुओं की मौत हो चुकी है। 8,71,000 गायें अभी भी लंपी वायरस से संक्रमित हैं। 5,03,000 गायों को लंपी से ठीक किया जा चुका है। प्रदेश के सभी जिलों में फिलहाल लंपी संक्रमण फैल चुका है। पूरा प्रदेश इस समय लंपी वायरस की चपेट में आ चुका है और लाखों की तादाद में पशुओं के अंदर ये संक्रमण फैल चुका है। हजारों पशुओं की इसमें अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि पशु चिकित्सा विभाग लगातार कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से
इन पशुओं की जान को बचाया जा सके। रिकवरी भी पशुओं की लगातार हो रही है, ऐसी खबरें भी लगातार सामने मिल रही हैं। बावजूद इसके संक्रमण फिलहाल रुकने का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं। तो इस समय पूरे प्रदेश में लंपी का संक्रमण, हालांकि गायों की रिकवरी की भी खबरें मिल रही हैं। लोग आयुर्वेद तरीके से भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल इस वायरस का कोई टीका नहीं है। बचाव की कोशिशें जारी हैं। तमाम आयुर्वेद के नुस्खे अपनाए जा रहे हैं, जिससे इस वायरस से गायों को बचाया जा सके। और इसी खबर पर गंगानगर से अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जोधपुर से चंद्रशेखर। सबसे पहले गंगानगर की तरफ रुख करते हैं। अशोक, शुरुआत में सबसे ज्यादा आंकड़े गंगानगर से सामने आए थे और फिर ये आंकड़े फैलते फैलते पूरे प्रदेश में जा चुके हैं। इस समय एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां लंपी का संक्रमण ना हो। अशोक, गंगानगर में दूध उत्पादन पर इसका असर देखा जा रहा है, साथ ही साथ पशुओं के अंदर इसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या इस तरह की खबरें भी गंगानगर से सामने आ रही है अशोक, जहां पर इस बीमारी से गायों की रिकवरी हो रही है? बिल्कुल आसिफ जी, आपने सही कहा। श्री गंगानगर से ही इस लंपी स्किन वायरल डिजीज की शुरुआत हुई थी, जो प्रदेश के सभी 33 जिलों में अब पैर पसार चुका है। बात करें मौजूदा स्थिति की, तो देखिए पिछले करीब 8 से 10 दिनों से श्री गंगानगर में जो बारिश का दौर था वो थम गया है। बारिश का दौर थमने से सबसे ज्यादा फायदा इस समय मिला है तो पशुपालकों को और साथ ही साथ पशुपालन विभाग को, बिकॉज क्योंकि इन्फेक्शन की जो रेट थी वो लगभग 8 से 10 दिनों के अंदर पूरी तरह से घट गई है और मोर्टेलिटी रेट भी काफी हद तक प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। और जो रिकवरी रेट है वो रिकवरी रेट बढ़ने लगी है। आज के मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो 85,000 से ज्यादा पशुधन अभी भी श्री गंगानगर जिले में संक्रमित हो चुका है, वहीं 4500 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। लेकिन पिछले 10 दिनों के दौरान के यदि आंकड़ों की बात करें तो पिछले 10 दिनों के दौरान जहां रिकवरी रेट बढ़ी है, वहीं मोर्टेलिटी रेट और इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा घटी है। तो निश्चित तौर पर पशुपालन विभाग के साथ साथ पशुपालकों को एक बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। अभी तक की जो स्थिति है, चूंकि पशुपालक विभाग और ये सब तो अपने स्तर पर काम कर ही रहे थे, हमारे साथ यहाँ के एक सेवादार हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि जब हमने आपको देखा कि आप अक्सर गौशाला में रोज धुनी देते हैं, तो धुनी देने का क्या तरीका होता है और उसमें किन किन आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं आप? उसमें जी एक तो नारियल डालते हैं, एक कपूर, अजवाइन, गऊ का गोबर सूखा और गुग्गल धूप और लोबानी धूप, नीम के पत्ते, ये डालते हैं, उसकी धुनी देते हैं। उससे बहुत फर्क पड़ा है। बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा। अभी अपन अपनी गौशाला की बात करें तो गौशाला में अभी क्या हालात हैं? गौशाला में अब सही है, बिल्कुल अब ठीक है। अब तो कोई 5 पैसे ही है, वो ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है। हाँ। देखिए आसिफ जी, ना केवल इस गौशाला में बल्कि मोटे तौर पर पूरे जिले के अंदर ही जिस तरह से बारिश का दौर थपा है, क्योंकि बारिश की वजह से जिस तरह से मक्खी मच्छरों का जो संख्या बढ़ रही थी वो है वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ये उस पर काफी हद तक अंकुश लगा है। टेम्परेचर राइज हुआ है, हवा में जो मॉइस्चर था वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, जिसकी वजह से लंपी स्किन वायरल डिजीज के जो इन्फेक्शन की रेट थी वो काफी हद तक घटी है, प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। पशुपालन जो विभाग है उनसे हमारी जो बात हुई है, उनका कहना है कि पिछले 8 से 10 दिनों में जिस तरह से इन्फेक्शन की रेट घटी है, उसी हिसाब से दवाइयों की जो डिमांड थी वो भी काफी हद तक घट गई है। तो दवाइयों की भी मोटे तौर पर अभी कहीं कोई शॉर्टेज नहीं देखी जा रही है। अब चूंकि आगे आने वाले दिनों में यदि बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू होता है तो जरूर थोड़ी सी प्रॉब्लम पशुपालक को हो सकती है, क्योंकि एक बार फिर से ये लंपी स्किन वायरल डिजीज पैर पसार सकती है। लेकिन पिछले 8 से 10 दिनों के दौरान अब ये लंपी स्किन वायरल डिजीज कहीं ना कहीं काबू में होती हुई दिखाई दे रही है। इन्फेक्शन रेट काफी हद तक गिर चुकी है, मोर्टेलिटी रेट काफी हद तक गिर चुकी है और रिकवरी रेट भी काफी तेजी से बढ़ रही है। जी आशिफ जी, ये एक अच्छा साइन अशोक कहा जा सकता है कि अगर रिकवरी रेट बढ़ रही है, अगर इस तरीके के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। राजधानी जयपुर की बात कर लेते हैं, राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, हम गंगानगर की कुछ तस्वीरें देख रहे थे। गंगानगर से हमारे संवाददाता अशोक शर्मा जानकारी दे रहे हैं कि रिकवरी रेट जो है वो भी अब बढ़ने लगी है और दवाइयों की कहीं कोई कमी नहीं है, आयुर्वेद के नुस्खे अपनाए जा रहे हैं, यानी हर स्तर पर गायों को बचाने की कोशिशें जारी है। राजधानी से क्या तस्वीरें राकेश?
बिल्कुल, देखिए आसिफ, एक अच्छी खबर है क्योंकि रिकवरी रेट बढ़ने के साथ साथ जो मृत्यु दर है उसमें भी 90% तक की गिरावट आई है। पहले बाड़मेर में 542 पशु प्रतिदिन लगभग 1 अगस्त के आसपास आए थे, अब 22 से 23 पशु प्रतिदिन की मौत हो रही है। इसके अलावा संक्रमण दर, चूँकि जो प्रकृति से मौसम में जो बदलाव हुआ है, बारिश कम हुई है और तापमान बढ़ा है, इसके कारण जो संक्रमण दर है उसमें भी बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। पहले 30 से 40 हज़ार पशु प्रतिदिन संक्रमित आ रहे थे, जो अब 10 से 12 हज़ार रह गए हैं। यानी जो सर्वाधिक संक्रमित जिले हैं वहाँ पर अब मृत्यु दर, संक्रमण दर कम हुई है। नए जिले में संक्रमण दर इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पर गॉटपॉक्स वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है। एक जो केंद्रीय गाइडलाइन है उसके अनुसार रिंग वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। लगभग 5 लाख पशुओं में वैक्सीनेशन अब तक कर दिया गया है। पशुपालन विभाग के साथ साथ गौपालन विभाग और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ये टीकाकरण अभियान में जुटे हुए हैं। तो अब जो राजस्थान में लगभग 9 लाख से ज़्यादा पशु संक्रमित तो हुए हैं, लेकिन अब जो संक्रमण दर है वो कम हुई है। साथ ही जो पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में अब लंपी वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। वहाँ की दोनों सरकारें राजस्थान सरकार से लगातार संपर्क कर रही हैं और ये जानने की कोशिश कर रही है कि राजस्थान ने किस तरीके से जो ये लंपी वायरस पर काबू पाया। यहाँ की जो चिकित्सा की आयुर्वेदिक प्रणाली है, होम्योपैथिक प्रणाली है, उनको भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनाया है। चूँकि जो आयुर्वेदिक प्रणाली है उससे गायों की इम्यूनिटी लेवल में बहुत अच्छा सुधार हुआ है और उससे संक्रमण दर घटने के साथ साथ मृत्यु दर में भी गिरावट हुई है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान में अब ये चीज कंट्रोल में आने लगी है और जैसे जैसे मौसम में बदलाव होगा ये जो मृत्यु दर और संक्रमण दर है ये और भी कम होगी। जी आसिफ, हमारे साथ जोधपुर से चंद्रशेखर भी जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। चंद्रशेखर, पूरे प्रदेश के अंदर इस समय लंपी वायरस है और जोधपुर में भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो दूध उत्पादन का पूरे प्रदेश में जाता है, उस पर भी असर पड़ा है। अब जब साफ तौर पर दवाइयां देने का सिलसिला शुरू हो चुका है, इसके अलावा लोग अपने स्तर पर जो है वो आयुर्वेद का सहारा ले रहे हैं, तो जोधपुर के आंकड़े इस समय लंपी वायरस को लेकर क्या है? क्या वहां पर भी रिकवरी रेट देखी जा रही है? चंद्रशेखर, देखिए आशिफ, इस पर बात करें तो जिस प्रकार से मौसम में बदलाव हुआ उसके बाद लंपी वायरस का असर कहीं ना कहीं कम पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर अपन करें तो जिस प्रकार से कोरोना काल में आयुर्वेद ने अपना प्रभाव दिखाया था, आयुर्वेद ने जो है लोगों को ठीक करना शुरू किया था, ठीक इसी तरह से लंपी वायरस में भी जो है आयुर्वेदिक दवाएं जो है कहीं ना कहीं कारगर साबित होती है। इस वक्त हम खड़े एक ऐसे पशुबाड़े में जहां पर एक आप देख सकते हैं वो गाय है जिसको लंपी ग्रसित है, वो उसको एक अलग बांध रखा है और बाकी सब गायें जो है दूसरे बाड़े में अलग बांध रखी है। पशुपालक हमारे साथ है, बात करेंगे किस तरह से ध्यान रखते हैं और क्या किस तरह से ये बीमारी परेशान कर रही है। सर, हम इसका रोज ध्यान रखते हैं और दवाई टाइम टू टाइम देते रहते हैं और इलाज चलता है इनका। नीम का गर्म पानी है उससे फिटकरी लगा के इलाज करते हैं। देखिए आसिफ, जो लगातार आयुर्वेद दवाओं की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात अगर करें तो चूंकि इसको एक आपदा घोषित नहीं किया गया, जिसके चलते पशुपालकों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि एक पशुपालक की यदि एक गाय की भी मौत होती है तो उसे एक बहुत बड़ा नुकसान होता है और उसकी भरपाई जो है सरकार की ओर से इस कारण नहीं की जा सकती क्योंकि इसे आपदा घोषित नहीं किया गया, जिसके चलते उसे जो किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर इसको आपदा घोषित कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर जो है पशुपालकों को एक जो है रियायत मिलेगी, जो उसको चंद्रशेखर अनुदान मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके पास जो गाय पालक हैं उन्होंने आयुर्वेद का जिक्र किया, आयुर्वेद से काफी मदद मिल रही है, मौसम का भी खासा असर देखा जा रहा है। अब जब धूप तेज होना शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं जो है इस संक्रमण से जो है थोड़ी बहुत राहत मिलती नजर आ रही है। तो ऐसे में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जिन जिलों के अंदर इस समय लंपी संक्रमण है या किसी का पशुधन इसका शिकार है, तो कौन से वो नुस्खे हैं आयुर्वेद के जो जोधपुर में अपनाए जा रहे हैं, जो दूसरे पशुपालक भी अपनी गायों को दे सके, जिससे उनकी जान बचाई जा सके? चंद्रशेखर, देखिए आसिफ, अगर बात करें तो आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं, जो खुद आयुर्वेद मंत्री यहाँ पर बताकर गए थे जोधपुर में प्रेस वार्ता के दौरान, उन्होंने बताया था कि गुड़ और उसके साथ जो है हल्दी का जो एक लड्डू बनाकर जो है गाय को दिया जा सकता है। इसके अलावा फिटकरी, नीम, इनको जो है गर्म पानी में डाल के गाय को स्नान कराया जा सकता है और फिटकरी से उस जगह को जहां पर गाय रहती है उसको साफ किया जा सकता है। इस तरह के जो सारे नुस्खे आयुर्वेद के उन्होंने बताए थे और कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए हैं। कई ऐसी गायें हैं जो रिकवर हुई है। ताजा उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि ये सामने जो गाय है
मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये लंपी ग्रसित गाय है, लगभग रिकवर हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो इसकी स्किन पर जितने भी जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, जो ठीक होने के निशान जो है स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और जो लगातार जो कहीं ना कहीं आयुर्वेद इसमें कारगर साबित हो रहा है। जिस प्रकार से कोरोना में मनुष्यों को आयुर्वेद ने ठीक किया था, इसी तरह जो जानवरों पर भी कहीं ना कहीं एक आयुर्वेद का जो है सफल इलाज होता नजर आ रहा है। जी आशिफ। बिल्कुल, गंगानगर से अशोक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, इस समय जो है रामबाण साबित हो रहा है आयुर्वेद, और कहीं ना कहीं पशुपालकों को यह भी समझ में आ रहा है कि जो संक्रमित पशु हैं उन्हें जो अस्वस्थ पशु हैं उनसे अलग किया जाए। लगातार डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं, और मौसम का बदलाव जो है वो अपने आप के अंदर एक बड़ा कारक है रिकवरी होने के अंदर। राकेश भी जो है वो राजधानी से हमारे साथ लगातार बने हुए। राकेश, मौसम एक बड़ी वजह है जिससे रिकवरी के आंकड़े बढ़े। बिल्कुल आसिफ, देखिए मौसम में जो बदलाव हुआ है, चूंकि बरसात कम हुई है, बरसात के कारण मक्खी और मच्छर जो कि लंपी वायरस संक्रमण के सबसे प्रमुख वाहक हैं, ये एक पशु से दूसरे पशु में इस वायरस को ले जाते हैं और उसको संक्रमित कर देते हैं। लेकिन अब बरसात कम हुई है तो मक्खी और मच्छर की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। धूप जो बड़ी है, तापमान बढ़ा है, इसके कारण मक्खी मच्छर जो है लगभग बहुत कम हो गए हैं, जिससे संक्रमण दर में बड़ी तेजी से गिरावट आई है और मृत्यु दर भी कम होने लगी है। दूसरा, जिस तरीके से अब पशुपालकों को पता चला है कि लंपी वायरस संक्रमण से निपटने के इंतजाम क्या हैं, तो जो गाइडलाइन आयुर्वेद विभाग ने जारी की थी, 3 चरणों में उन्होंने जो है आयुर्वेदिक उपचार बताया था। प्रथम चरण में यानी लंपी वायरस से पहले अगर बचाना है तो उसकी इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग किया जाए। इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए जो एक पारंपरिक नुस्खा जो है, जिसमें गुड़ के लड्डू बना करके उसमें काली मिर्च, लौंग, तुलसी के पत्ते और दालचीनी के साथ साथ जो इस तरह के उपाय किए जाते हैं। दूसरा, जब पशु संक्रमित हो जाता है तो संक्रमण के दौरान आयुर्वेदिक नुस्खे जो बताए थे, जिसमें अश्वगंधा का चूर्ण यानी उसका इम्यूनिटी लेवल कैसे पशु का बढ़ाया जाए, तो वो खाने की चीजें बनाकर देनी होती हैं। तीसरा, संक्रमण के बाद जब पशुओं के शरीर पर चकत्ते के निशान हो जाते हैं। जी राकेश, बिल्कुल ऐसे में अगर आम लोग भी अपने स्तर पर बचाव की कोशिशें कर रहे हैं, और साथ ही साथ मौसम में परिवर्तन भी अपने आप में एक बड़ा कारण है इस तरीके के आंकड़ों में गिरावट आने का। आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पीएम जनधन योजना PMJDY ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। लोगों तक पैसा और मदद सीधे बिना किसी के दखल के पहुंचे, यही क्रांति है। आधी से ज्यादा अकाउंट धारक महिलाएं हैं। ऐसी योजना आपका पैसा आपके हाथ के नाम पर मनमोहन सरकार में भी शुरू हुई थी। मौजूदा सरकार ने कार्यान्वयन यकीनन बेहतर किया है। तो कांग्रेस नेता राज बब्बर ने इस योजना की तारीफ की है। साथ ही साथ ये भी कहा, कांग्रेस की सरकार में ये योजना शुरू हुई थी, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसने इस प्लानिंग को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, जिससे लोगों का पैसा सीधा लोगों को मिल रहा है। चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में। सोलंकी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो प्रदेश में सरकार के रिपीट होने की गुंजाइश बनती है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। फिर कांग्रेस विधायक के सुर हुए बागी। सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। पायलट को सीएम देखना चाहती है जनता। सचिन के दम पर आई थी सत्ता। प्रदेश में एक बार फिर सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता पायलट को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो प्रदेश में सरकार के रिपीट होने की गुंजाइश है। तो हम पार्टी के हित में ही बात कर रहे हैं। आज पार्टी के हित में बात कर रहे हैं कि पार्टी का अभी समय है, 1 साल 1.25 साल अभी चुनाव में बचा है। अगर राजस्थान के अंदर अगर परिवर्तन करते हैं, सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो सरकार रिपीट होने की गुंजाइश है। सचिन पायलट के पक्ष में वेद प्रकाश सोलंकी का बयान नया नहीं है। दरअसल 3 दिन पहले भी सोलंकी ने
एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि मेरी निष्ठा पार्टी से नहीं बल्कि सचिन पायलट से है। इस बार भी उन्होंने अपनी बात दोहराई। बहरहाल कांग्रेस विधायक के बागी सुर पर पीसीसी चीफ ने संज्ञान लिया और बेहद नपे तुले शब्दों में पार्टी में अनुशासन बनाए रखने की वकालत की। सबके लिए पार्टी का अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। नहीं अनुशासन बना के रखता है कोई भी व्यक्ति, तो ये मान के चलिए कि वो पार्टी के साथ में अच्छा नहीं कर रहा है और पार्टी इस बात को नोट करती है। पहले खिलाड़ी लाल बैरवा और अब वेद प्रकाश सोलंकी। एआईसीसी को जब तक उनका नया अध्यक्ष नहीं मिल जाता है तब तक प्रदेश की राजनीति में भी इसी तरह की बयानबाजी चलती रहेगी, क्योंकि गहलोत और पायलट गुट जानते हैं कि अध्यक्ष के चुनाव से ही प्रदेश सरकार के बचे कार्यकाल में मुख्यमंत्री की तस्वीर भी साफ हो पाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट।